हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग को 40 दिन हो चुके हैं। आज 41वां दिन है। हम मुसलसल आपको खबरों से अपडेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। जो कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जो कुछ गोदी मीडिया में बताया जा रहा है, सिर्फ वही नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। इस वक्त इजरायली फौजें अल शिफा अस्पताल के पर कब्जे को अपनी जीत जाहिर कर रही हैं। दूसरी तरफ कहीं बैक चैनल में बात हो रही है कैप्टिव्स की और प्रिजनर्स के अदला बदली की, दोनों तरफ से कैदियों के अदला बदली की। साथ साथ अमेरिका ये कहता है कि गाजा पर इजरायली कब्जा गलत है, लेकिन जो फौजी कार्रवाई हो रही है उसे तकरीबन जस्टिफाई किया जा रहा है। तब 12,000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं गाजा में। क्या कुछ है ये सब समझने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है, सीनियर जर्नलिस्ट जो फॉरेन करस्पॉन्डेंट के तौर पर और जंग के लिए रिपोर्टिंग के लिए मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया और यूरोप में रह चुके हैं, दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक जमाने में दिल्ली मिड डे के एडिटर रहे हैं और ट्रेजरर रहे हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के। बहुत लंबा कैरियर है और दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि 40 दिन हो गए, एक तरफ से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हम जीत गए, हमने गाजा पर कब्जा कर लिया। ये भी कहने की कोशिश की जा रही है कि अस्पताल में उनको हमास के हथियार मिले हैं। लेकिन अस्पताल के जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां ना तो जवाबी कोई एक गोली चली और ना ही यहां किसी किस्म का कोई सबूत मिला है हमास के होने का या दूसरे इस किस्म के ग्रुप्स के होने का। इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत चल रही है, प्रिजनर स्वैपिंग की बात कहीं हो रही है, ऐसा लगता है कि शायद वो नजदीक है। लेकिन इस सब को, पूरे सीन को, पूरे हालात को जानते हुए आज आपको जंग कहां महसूस हो रही है? क्या आपको लगता है, आपका असेसमेंट क्या है इस वक्त? काश मैं देख पाता बेंजामिन नेतन्याहू का चेहरा जब उसके सेनाओं ने गाजा के अस्पताल पर कब्जा किया। कमरे कमरे गए, लाश दर लाश देखा और मिला कुछ नहीं। उनको अगर एक भी हथियारबंद आदमी की लाश मिलती, एक भी ब्रेन गन, मशीन गन, रॉकेट मिलता, तो यकीन कीजिए कल रात से 24 घंटे इजरायली टेलीविजन पर दिखाया जा रहा होता, फॉक्स टीवी में अमेरिका पर दिखाया जा रहा होता और बीबीसी ने भी एक फीचर कर दिया होता। ये कब्रिस्तानों पर अस्पतालों की जीत, ये अगर इनकी जीत है तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और किसका विश्वास करें जो कह रहे हैं कि यहां पे कुछ नहीं था? उनका क्यों ना विश्वास किया जाए? अस्पताल में सैकड़ों बीमार थे, जिसमें से सैकड़ों मर्द भी गए। हर एक जो जिंदा था वो बता देगा कि गोलियां कहां से चल रही थी और ये जो मरे कैसे मरे। इजराइल के पास एक भी सिपाही है जो इस अस्पताल के घेराव और उसकी जीत के ऊपर मरा हो, होता तो आपको बता देते। तीसरी बात है कि क्या इजराइल इस अस्पताल तक पहुंचकर अपने टैंकों से, फौजियों से ये कह रहा है कि उसने गाजा पे कब्जा कर लिया है? क्या ये कह रहा है कि उसने डोर टू डोर बैटल की है फिलिस्तीनियों से? क्या ये कह रहा है कि वो इतने किलोमीटर दूर तक घुस गए हैं, इतने कैप्चर कर लिए, इतने फिलिस्तीनियों को कैप्चर कर लिया है, इतनों को मार दिया है? ये नहीं कह रहा है। अभी तक जो डेथ्स आ रही है सिविलियन डेथ्स आ रही है, और सिविलियन डेथ्स का एक ही मतलब है कि एक तरफा बेबुनियादी जो रॉकेटों से हमला हुआ था उसमें मौतें हुई हैं। क्या अब अंतर्राष्ट्रीय
पावर ब्रोकर्स, जिसमें खास अमेरिका ही माना जाएगा, वो पहल लेगा तो इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, साइप्रस सब अब तब आ जाएंगे, सऊदी भी आ जाएंगे। क्या वो प्रिजनर्स की अदला बदली पर सोच रहे हैं? प्रिजनर्स की अदला बदली कौन से प्रिजनर्स होंगे? जो इसराइल ने कल पकड़े, या जिनको बेबुनियाद पिछले 10 सालों से पकड़ रहा है, जवानों को, स्टूडेंट्स को, आदमियों को सड़क पर उठाकर, कहीं से उठाकर, अक्सा के पास से उठाकर बंद कर रखा है। अगर इसराइल ये कहता है कि हम सबों को रिहा कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कल ये लोग सारे बंदियों को रिहा कर देंगे। तो अभी जो पॉलिटिकल गुफ्तगू या निगोसिएशन चल रहे हैं, मेरा ख्याल है इतनी दूर बैठकर, हिंदुस्तान में बैठकर कहना नामुमकिन है। मगर तभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या बातें हो रही होंगी, कि आप कौन से लोगों को रिहा करेंगे? हम तो कर ही देंगे, हमास के पास कोई चारा भी नहीं, उसको रिहा तो करना ही है। अगर बंदियों को मारता है तो उसकी और बदनामी होगी। बंदियों तो इस वक्त सेफ है, शायद वो गाजा में ना भी हो, शायद वो समुद्र में किसी बोट पर हो, कौन जानता है। तो ये आजकल परसों में उम्मीद है कि ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर इजराइल ने एक भी गोली चलाई तो फिर मेरा ख्याल है उसके पास तो उसके दोस्त है, बंधु हैं, वो भी एक एक करके खोलने लगेगा। वो आज की तारीख में कोई बड़ा शख्सियत, बड़ी ताकत नहीं कह रहा हूँ, ताकत तो सरकारें होती हैं, उनकी आज की कोई बड़ी शख्सियत नहीं है जिसने डिमांड ना किया हो कि बच्चों को मत मारो, शांति रहो। बड़े बड़े बैंड्स, पिंक फ्लॉयड बैंड, मतलब अरबों का उनका ऑडियंस है, वो डिमांड कर रहे हैं। पोप ने डिमांड किया है, फुटबॉल के लोग, क्रिकेट के लोग डिमांड कर रहे हैं। जो भी आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है, सब ने डिमांड की है। इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, उसको मानना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने जंगें कवर की हैं, आप जो लड़ाके होते हैं जिन्हें मिलिटेंट्स कहा जाता है, दूसरे लोग उन्हें टेररिस्ट कहते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी भी आपको कुछ जाहिर मालूमात होगी, आपने बहुत चीजें जानी होंगी इस तजर्बे में। आपको क्या लगता है, ये हमास के लोग कहां छुप गए, कहां चले गए? इजरायली रोजाना ये भी बता रहे हैं कि हमारे इतने फौजी और मारे गए, हालांकि उसमें पूरी तरह से बात नहीं आ रही है। आखिरी फिगर हमास की तरफ से 200 व्हीकल्स के तबाह करने का है। यहां से तकरीबन 45 के आसपास ही अभी अपने फौजियों के मरने की बात कही जा रही है। लेकिन ये हमास अब तक इतने इफेक्टिव तरीके से कैसे लड़ पा रहे होंगे? आपकी अपनी मालूमात क्या कहती है, क्या है तरीका? देखिए, टेररिस्ट एक फ्रेज हम बना लेते हैं ना? क्या नक्सलाइट टेररिस्ट है, क्या माओइस्ट टेररिस्ट है, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग, क्या पंजाब के लोग टेररिस्ट है, क्या यूआपा में पकड़े जाने वाले लोग टेररिस्ट है? तो मैं भाषा पे नहीं जाना मांगता। ये हथियारबंद लोग इंटरनली कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे छुप जाते हैं कि फौजें उनको पकड़ नहीं पाती। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, दो ही वजह है। एक तो लोकल लोग उनको पनाह देते हैं, दूसरा उनकी घेराबंदी, उनकी गुफाएं, कहाँ पे उन्होंने हथियार रखे हैं, कहाँ पर सो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जहाँ पे उन्होंने हथियार रखे हैं वहां रह भी रहे हों। उनके जो तरीके हैं, उनमें से जब तक कोई अंदर से बगावत ना कर दे, अंदर से कोई विभीषण ना हो, उनको पकड़ के ढूंढ के मारना इतना आसान नहीं है। तो टेररिज्म तो पूरी दुनिया से गायब हो जाता, हिंदुस्तान में एक भी माओइस्ट नहीं मिलता। अच्छा, उसमें एक 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 बात जो सामने आ रही है, जो 7 अक्टूबर को, जी माँ बाप की जगह हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं टेररिस्ट की बात करता, मगर मैं हमास को अपने उस इलाके में एक बड़ा फोर्स है। वो उसको मैं पसंद करूं या ना पसंद करूं, वो फर्क बात है। मगर वो सिर्फ कुछ चुने हुए लोग, कुछ छुटे हुए लोग, उस तरीके का टेररिस्ट नहीं है। उसके साथ काफी जनता का सपोर्ट है, उसके पास बड़े वेपन्स है जो उसने बनाए नहीं है, जो शायद उसने खरीदे भी नहीं हो, जो उसको दिए गए हैं दूसरे पॉलिटिकल फोर्सेस से, जिसमें इलाके के बाकी सूबे आते हैं। तो
उसको अपने ही घर में ढूंढना और ढूंढ के मारना बड़ा मुश्किल है। ये कोई चूहा नहीं है जो आपके ट्रैप में आ जाएगा। इसके बिल बड़े लंबे हैं, बड़े दूर हैं। अच्छा, एक चीज और जो सामने आई, वो 7 अक्टूबर में जिस तरह से बड़ा हमला हुआ, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस हमले से पहले महीनों की ट्रेनिंग हुई होगी, तो अंदर से जब तक कोई बगावत ना हो जाए, जो बात आपने कही, वो तो कहीं नजर नहीं आई। उसमें तो ऐसा लगा कि शायद इजराइल के भी कोई खुफिया जासूस वहां पर कोई कामयाबी से कोई काम नहीं कर पाते। तो ये कितना मजबूत नेटवर्क हो सकता है कि कभी कभी जो लीडर्स हमास के हैं गाजा में नजर आते हैं, वही लोग बैरूत में नजर आते हैं कभी भी, और ये और सब तरफ से घेरा हुआ है। तो ये किस तरह से, क्या तरीका होता है? कुछ थोड़ा सा अगर और आप बता सकें, कुछ आपकी मालूमात। एक बार ये लोग मेरे को भी इजराइल की नाकेबंदी से बचाते हुए बेरूत से यरूशलेम ले गए थे। दमिश्क से पूरा शाम को पार करते हुए लेबनान ले गए थे। तो लंबी लंबी यात्रा थी। उसका कुछ मेरे को तजुर्बा है, मगर वो 35 साल 40 साल पुरानी यादें हैं, तो उनको क्या करूँ। 7 तारीख को जो हुआ उसका किस तरीके से हिस्टोरिकल उसको लोग देखेंगे, मेरा कहना है एज अ पर्सन जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन को देखता है, मैं उसको हमास की जीत नहीं कहूंगा, मैं उसको इजराइल का फेलियर कहूंगा। अमेरिका ने खरबों रुपया, खरबों ट्रिलियंस ऑफ रुपया और रसद देके उसकी सिक्योरिटी डोम बनाई, जिसका दावा था कि एक भी पेटेंट मिसाइल भी अगर आप छोड़ेंगे तो उसको हवा में ही मार दिया जाएगा, शायद निकलते ही मार दिया जाए, और जहां से वो निकला है वहां पे दोबारा अगला रॉकेट डाल के उसका बेस ही खत्म कर दिया जाए। मगर ये जो शेल है जिसके ऊपर इतना इसराइल मगरूर था, जिसको हिंदुस्तान अपने देश में बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें कितनी कमजोरी है, कितनी कमी है। और आज के दिन में जब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना स्ट्रांग है, कोई कोई कह सकता है क्या कि हमारा कवच टोटली फुल प्रूफ है? नहीं कह सकता। अमेरिका ने बहुत पहले ही नोरैड उनका था, नॉर्दर्न अलायंस का, जो सोवियत रॉकेट को ढूंढने के लिए बनाया गया था। सोवियत ने तो कोई रॉकेट फेंका नहीं, मगर इनका सिस्टम घड़ी घड़ी फेल हो जाता था। तो ये कहना तो मैं नहीं कहूंगा कि इजराइल के अंदर कोई आदमी था जिसने हमास को सिग्नल किया, मगर सिस्टम फेल हुआ उनका सिस्टम, और ओवर कॉन्फिडेंट थे, शायद रोज चेक नहीं कर रहे थे। और किस हद तक हमास को यह पता लग गया था कि ये लोग इतने मगरूर हैं और अपनी जश्न मना रहे हैं बिना जीत का, क्योंकि इतने दिनों से वो हावी थे, तो इनको पकड़ा जा सकता है। ये अपने गरूर में ही नशे में थे। ये इजराइल गरूर में नशे में था। अब मैं दूसरी तरफ जाना चाहता हूं। हमारी जो पिछली बार बात हुई थी उसके बाद सऊदी अरब में समिट मीटिंग हुई है, इस्लामिक और अरब समिट, और उससे पहले अफ्रीकन यूनियन के लीडर्स भी वहां मिले हैं। जो कुछ निकल करके आया इसके बारे में हूथी के लीडर ने कल कहा है कि जो ये इनका रेजोल्यूशन आया है वो तो कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी लिख सकता था। ये इतने बड़े 57 मुल्कों के लोग, इतनी बड़ी ताकत, 1.5 अरब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव इतना भी नहीं कर सके कि कोई प्रैक्टिकल कोई कदम उठा सकते या बॉर्डर खोल सकते या कुछ कर सकते। इनको आप किस तरह से देख रहे हैं? आखिर एक तरफ पब्लिक का प्रेशर है जो फिलिस्तीनियों के साथ में है, सरकारें हैं जो इजराइल के साथ नजर आ रही हैं। इस इलाके को आप मेरे से ज्यादा अच्छा समझते हैं, और आप जानते हैं कि सरकारें, हुकूमत और राजा महाराजा जो वहां पे राज कर रहे हैं, आई मीन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये है नहीं, मगर सरकार के पे तो हुकूमत कर ही रहेगी। वहां पे मेरा ख्याल है ऐसा कोई अरबी नहीं होगा या कोई फारसी भी नहीं होगा जिसका खून इस वक्त उबल ना रहा हो। हमको हिंदुस्तान में इतना गुस्सा है,
हम तो आर्मी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, मगर इंसान की हैसियत से हमको इतना गुस्सा आ रहा है। तो जिनके भाई हैं ये लोग, जिनके अहले किताब हैं, जो उसी रसूल के फॉलोअर्स हैं, वो क्यों ना उबल रहे होंगे? मगर उनके उबलने का कोई स्टेटमेंट तो इशू होता नहीं है। गवर्नमेंट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स मिलके एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि उनको ज्यादा बैक ट्रैक ना करना पड़े। एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिसमें इतना कड़ा भी नहीं रखते कि दूसरे से बहस की बात की गुंजाइश भी ना हो। तो ये एक तरीके से स्टेप है कि इसके पीछे से इसको शील्ड कर इस्तेमाल करते हुए वो इजराइल से भी बात कर सकते हैं, अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, और फिलिस्तीन से तो बात कर ही रहे हैं। मगर आज की तारीख में अरब के देशों का, ओआईसी का, और भी जो उनके छोटे गठबंधन है, यूई का अलग गठबंधन है, इनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो कहे कि पहले हमास और फिलिस्तीनी गोली चलाना बंद करें, उसके बाद जो पकड़े गए हैं लोग उनको रिहा करें, और उसके बाद इजराइल सीज फायर करेगा। ये उनकी कहने की हिम्मत नहीं हो। उनको मानना ही पड़ेगा कि सीज फायर सिमल्टेनियस और पहला स्टेप है, और ये उनको आज नहीं तो कल खुलेआम कहना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, वो कह भी रहे हैं, क्योंकि हर बात खुलेआम नहीं हो रही है, हर बात अखबारों पे नहीं हो रही है, हर बात अल जजीरा पे नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज और सामने आया है अभी। कल मैं देख रहा था कि सऊदी अरब का एक बड़ा अखबार है, औकाज उसका नाम है, आपने भी नाम उसका सुना होगा। उस अखबार के डिप्टी चीफ एडिटर, उन्होंने उन्होंने ये लिखा है कि कहाँ गए वो लोग जो जायनिज्म को खत्म करने वाले थे, और हमास ही जिम्मेदार है इस पूरी तबाही का। अब वो उस तरफ एक तरह से कैंपेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमास से नफरत बढ़ाने के लिए, ताकि इन मुल्कों में हमास के साथ या फिलिस्तीनियों के साथ कोई हमदर्दी पैदा ना हो पाए। इससे इसका क्या मतलब है? यानी वहां के एक एडिटर क्या बगैर सरकार की मर्जी के इस किस्म की बात कह सकते हैं? इसको आप दूसरी तरफ से देखिए, ये इजराइल की अपीजमेंट भी हो सकती है। ये बात मैं आपके बिल्कुल माफिक हूं कि जनाब एडिटर साहब बिना सलाम बिन मोहम्मद की मर्जी के एक शब्द नहीं लिख पाएंगे। जैसे हिंदुस्तान के एडिटर्स सब गोदी मीडिया बन गए, तो गोदी मीडिया तो पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में भी है। ये इजराइल का अपीजमेंट भी हो सकता है। मगर फिर मैं कह रहा हूं कि मेरा पर्सनल नजरिया हमास पे कुछ भी हो, मेरा पर्सनल नजरिया शायद जो दूसरी फिलिस्तीनी सरकार है उसके साथ हो, कह नहीं सकता। मगर आज की तारीख में हमास को गाजा के लोगों से अलग नहीं किया जा सकता। बहुत खून खराबा होगा। कह नहीं सकते किसी भी लड़के को अगर आप पकड़ेंगे, या लड़की को 18 साल का, 20 साल की, कि उसने कल बंदूक कल तक उसके हाथ में थी या नहीं थी, कैसे पता लगाएंगे? तो आज की तारीख में ये तो जब शांति हो जाएगी उसके बाद आप कहेंगे कि लोगों से कि आप इलेक्शन कराइए और इनको आउट वोट कर दीजिए। जब तक लड़ाई है, जब तक, तो हमास और लोग बंधे हुए एक दूसरे के साथ, मजबूरी में भी और वाकई भी। अच्छा अच्छा, जॉन दयाल साहब, 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद इजराइल की जो ताकत का हवा था, जो शायद मीडिया के जरिए ही बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता था, उनके हथियारों की मार्केटिंग भी उसी के सहारे होती थी। अब इजराइल को जो ताकत के सिंबल के तौर पर जो लोग देखते थे और उनके सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है, वो हथियारों से, ऐसे मुल्कों का क्या हाल होगा जिन्होंने उसको आका बनाया था, जो खुद कई घंटे तक पता नहीं चला उनकी फौजों का कि वो कहां चले गए? अब उनका क्या होगा? वो उस इमेज का क्या होगा?
मुल्कों के पॉलिटिकल जो सरकार है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में जो बड़े हथियार बनाते हैं, दो चीजों के बाद उनके सारे साइंटिस्ट, सारे टेक्नीशियंस लगे हुए हैं। एक तो यूरोप में यूक्रेन में इनकी हार हुई, इजराइल की खास जीत नहीं हुई है, मगर यूक्रेन में नेटो ने जितने बड़े हथियार थे अमेरिका दे सकता था सबका इस्तेमाल किया, सब टाइम टाइम फिस रहे। इजराइल के पास तो यूक्रेन से डबल हथियार थे, एक तो जो अमेरिका ने और फ्रांस ने दिए थे, और दूसरे जो खुद बनाता है, चुपचाप बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत बड़ा है। तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम अंग्रेजी में मिलिट्री कंबाइन कहते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंबाइन, जो ट्रिलियंस का है, जिसके ऊपर पूरे वेस्ट की इकोनॉमी और उनकी नौकरियां बनी हुई है, वो अपने ड्राइंग बोर्ड्स पर जो फ्रेज है अंग्रेजी का मशहूर, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि हमारे जेट में क्या कमी रही है, हमारे रडार में क्या कमी रही है, अगला रडार कैसे बनाया जाए, हर कुछ खोल के दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पर वो लोग हैं। हिंदुस्तान को भी यहाँ के जर्नल भी सोचेंगे, क्योंकि जर्नल्स का काम है विदेश की लड़ाइयों को एनालाइज करना, नेशनल वॉर कॉलेज में उनका काम ही यही है। तो वो भी कह रहे होंगे कि जो हमने हथियार लिए थे इजराइल से, उनको एक बार दोबारा फील्ड टेस्ट कर लिया जाए। वहां तो फेल हो गए, यहाँ पर अगर फेल हो गए तो त्राही त्राही हो जाएगी। अच्छा, आखिर में मैं भारत के मीडिया के बारे में पूछना चाहता हूं आपसे। एक तो हमने वो दौर देखा इस जंग से पहले, जिस किस्म से वो हर मौका नफरत फैलाने के लिए करते थे, इसको भी बहुत अच्छे से उन्होंने, अच्छे से मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अपने नजरिए से बहुत कुछ किया। तो ये अब इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कहीं रहेगी क्या इस मीडिया को, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता था, फिर गोदी मीडिया मोदी जी की गोदी में होने की वजह से अब नेतन्याहू की गोदी में पहुंच गए, तो ये विचलित मीडिया जिसे कह सकता हूं मैं, इसका फ्यूचर क्या है आपके सामने? देखिए, जब मोदी इरा खत्म हो जाएगा, मोदी जी की सरकार या अगली सरकार भी, अगर भाजपा की भी आती है, जब वो भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर मीडिया के पास शीशे में जाके अपना मुंह देखना पड़ेगा, और उसको पता लगेगा कि इस्लामोफोबिया में, नस्लवादिता में और सरकार का कुत्ता बनने में, लैपडॉग बनने में क्रेडिबिलिटी कितनी कम हो जाती है। ये जो इक्का दुक्का एंकर्स, इक्का दुक्का नहीं, 20 एंकर्स हैं, जिस तरीके से चिल्लाते हैं, एक तो घर का उनका घर का माहौल इस्लामोफोबिक है, पार्टीशन के लोग हैं और लोग हैं जो अपने पड़ोसी मुसलमान को नहीं मानते, पड़ोसी ईसाई को नहीं मानते, पड़ोसी सरदार को नहीं मानते। तीनों कौमें एक एक बारी सदमे में आ चुकी है ना, तो उसके लिए जब सरकार भी उसको पैसे दे रही हो कि चिल्लाओ, बड़ा आसानी हो जाता है। अगर हमसे कहोगे मुसलमान को गाली दो, तो हम पूछेंगे क्यों गाली दे, हमको कहोगे सरदार को पीटो, हम पूछेंगे क्यों पीटो, हमसे कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद करो, हम पूछेंगे क्यों जिंदाबाद करें, क्योंकि हमारा जो माहौल है घर का, जो बाप दादाओं से सीखा है, जो सोसाइटी से सीखा है, जो कॉलेज में सीखा है, वो हमको कहते हैं कि यार ये नहीं, ठीक नहीं है, इतनी हेट ठीक नहीं है। वो इजराइल का मैंने कई सालों से लिख रहा हूं कि इजराइल को ये नहीं पसंद करते वो कि वो यहूदी है, इनको पता ही नहीं है यहूदी और पारसी में क्या फर्क है, इनको कैथलिक और प्रोटेस्टेंट का फर्क पता नहीं है, इनको शिया और सुन्नी का फर्क पता नहीं है, इनको दाढ़ी है कि नहीं है वो पता लग जाता है। जैसे पुलिस अपने डॉग्स को ट्रेन करती है ना कि ये स्मेल है, ये स्मेल है, तो ये ट्रेंड है एक खास स्मेल को ढूंढने में। सेकेंड प्रेस कमीशन आई थी इमरजेंसी के बाद, मोदी जी चाहते तो थर्ड प्रेस कमीशन ला सकते थे कि सोनिया राज में क्या हुआ, मनमोहन सिंह के राज में क्या हुआ, इनकी हिम्मत नहीं हुई, ये कुछ हुआ नहीं। जब अभी जब ये जाएंगे, कोई भी सरकार आएगी, मेरा ख्याल उसका फर्ज हो जाएगा कि थर्ड मीडिया कमीशन लाएं, जिसमें सारे मीडिया का क्या हाल रहा। सेकंड मीडिया कमीशन के लिए मैंने भी एक पेपर बनाया था उनके लिए, उनकी एजेस में एक सर्वे के बाद, तो मैं जानता हूँ कितना फायदा होता है। फर्स्ट
सर्वे के बाद तो हुलिया बदल गया था जब सरकार ने तामील की थी। और तब पता लगेगा प्रेस को कि उसने कितना बड़ा देशद्रोह किया है। सरकार के चमचागिरी करने में अपने लोगों का उसने हत्या में हकदार बन गए हो। बिल्कुल, हमारे एक और मेहमान है, उन्होंने तो मुर्दाखोर भी कह दिया इस मीडिया को जो जश्न मनाते हैं आम लोगों के मारे जाने से, बेगुनाह लोगों के मारे जाने से। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी आबादी, और उसका अब ये हाल हो गया है कि डेमोक्रेसी का जो बहुत ही अहम पिलर है मीडिया, वो बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है, सरकार से सवालात नहीं पूछता। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने 2-3 बातें काफी अहम कही कि हमास को फिलिस्तीनी अवाम का सपोर्ट है, वो उनका काम क्या है, कैसे है, वो एक गलत मतलब उस पर आपने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अवाम का सपोर्ट है। दूसरा, आपने ये भी कहा कि अस्पतालों पर बमबारी करके जो जीत का जश्न मनाने की कोशिश कर रहा है, वो इजराइल शर्म की बात है कि इस तरह की वो जश्न मनाए, और उसको सपोर्ट करने वाले भी अमेरिका वगैरह भी बहुत ही बेशर्मी के साथ उसके साथ खड़े हैं। इसके अलावा आपने भारत के मीडिया पर भी बताया कि पता चलेगा अगर थर्ड मीडिया कमीशन बने कि कितना बड़ा देशद्रोह किया है हमारे भारत के मीडिया ने। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।